ये पूरी टेबल अपने आप में क्वेश्चन है। तो ये हमारा ऑर्डर बनेगा घटते हुए, सब सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होगा। ये क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर आपसे पूछेगा जीएसवीए में सेवा क्षेत्रों में, ये 4 दे देगा इनमें से कोई भी, और पूछेगा कि इनको एक क्रम में लगाइए, इनको क्रम में लगाइए, बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए। क्वेश्चन पूछे जाने के चांस यहाँ ज्यादा है क्योंकि यहाँ कमी हुई है। तो ये बन जाता है हमारा एक्स फैक्टर का सीधा क्वेश्चन है। बाकी प्री में भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि राजस्थान में खाद्य सूचकांक ज्यादा है भारत से, दोनों केसेस में। ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी बनेगा। ट्रिक क्या बनी आपकी याद रखने की, स्कैन। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है कि राज्य का कुल जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चे में अगर मैं सेवाओं की बात करूं तो सेवा वार व्यय किसका ज्यादा है। तो राजस्व और राजकोषीय घाटे में भी अंतर है, राजस्व और राजकोषीय प्राप्तियों में भी अंतर है, और राजस्व और राजकोषीय समीकरण में भी अंतर। नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक सर्वे की अगली क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर 1 हम कर रहे थे। पिछले क्लास में मैंने आपको एक टेबल दी थी, मास्टर टेबल, उसको नाम दिया गया था हमारे द्वारा। उसके से आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा गया था, वो आपको उपलब्ध भी करा दी गई है। प्रिंट निकालिए और आंकड़े भरते रहिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आंकड़े भरने का और प्रैक्टिस करने का तरीका वही रखना है जो मैंने आपको बताया था। एक एक करके आंकड़े को नहीं भरना है, पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर उस टेबल को लेकर बैठिए, देखिए कि कितने आपको याद रहते हैं। 8-10 बार में जब आप पहले आंकड़े से लेकर और आखिरी तक बिना रुके, बिना गलत हुए यदि आप उसको भर लेते हैं, तब आप मानिए कि आप उसमें महारत हासिल कर चुके हैं और अब आपसे सवाल गलत होने की संभावना नहीं है। आगे चलते हैं हम इस चैप्टर में, अगला परिदृश्य देखते हैं। ये वो टेबल थी जिसको हमने देखा था। ये 15 फैक्टर्स थे और स्थिर कीमतों पर कितना है, प्रचलित कीमतों पर कितना है, ये हमने देखा था। $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की रणनीति के स्तंभ हमने देखे थे। आक्षेप मेरा विषम, इसमें हम आंकड़े पढ़ चुके हैं। क्षेत्रीय परिवर्तन, यानी क्षेत्रीय परिवर्तन पर हम चर्चा करना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि क्षेत्रीय परिवर्तन जीएसवीए हमने देखा था कि क्षेत्रीय परिवर्तन को निकालने के लिए जीएसवीए का यूज़ किया जाता है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन का। और जीडीपी एक ओवरऑल परिदृश्य देती है, पर जब तक हमें जीएसवीए मालूम नहीं होगा, हम ये नीतियाँ नहीं बना पाएंगे। हम ये नहीं बता पाएंगे कि किस सेक्टर के लिए हमें कितनी नीतियाँ बनानी है, उस सेक्टर के उप सेक्टर के लिए हमें कितनी नीतियाँ बनानी है। आगे चलते हैं हम और देखते हैं कुछ और आंकड़े। आइए, स्थिर कीमतों पर सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट यही है, सकल राज्य मूल्य संवर्धन यानी जीएसवीए। जीएसवीए देखना है, स्थिर कीमतों पर देखना है और प्रचलित कीमतों पर देखना है। तो जीएसवीए लाख करोड़ में कितना है, योगदान कितना है और वृद्धि कितनी है, ये तीनों आंकड़े हमको याद रखने हैं। ये हैं स्थिर कीमतों पर। ऐसे ही हम देखेंगे प्रचलित कीमतों पर। पहले देखते हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में जीएसवीए कितना है, 2.18 लाख करोड़। ये कितना परसेंट है, आप हमारी स्थिर कीमतों पर जीडीपी कितनी है, 9.06, उसका कितना प्रतिशत है, तो वो आएगा 26.54%। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। शायद हम 20 क्वेश्चन कर चुके थे, ये क्वेश्चन नंबर 21। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 2.18। योगदान कितना है, 26.54। वृद्धि दर कितनी है, 5.05। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, ये पूरी टेबल अपने आप में क्वेश्चन है। उद्योग क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से थोड़ा ज़्यादा, कृषि क्षेत्र से थोड़ा ज़्यादा, याद रखिएगा, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहने में आसानी होगी। कृषि क्षेत्र से थोड़ा ज़्यादा, 2.18 से थोड़ा सा ज़्यादा कितना, 2.33। क्वेश्चन नंबर 24। कृषि से थोड़ा ज़्यादा, 28.39। वृद्धि भी थोड़ी ज़्यादा, 5.77। सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा, 3.7। क्वेश्चन 24-25, इस पूरी टेबल को एक क्वेश्चन नाम दे दीजिए, ऐसा कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। या ठीक है, चलिए 25, 26, 27। सेवा क्षेत्र का 45.07 और वृद्धि 7.38। वृद्धि कितनी, 7.38%। एक और मास्टर टेबल बना लेते हैं, मास्टर टेबल 2। मास्टर टेबल 2। अब हम बात कर रहे हैं जीएसवीए की। जीएसवीए, इसके सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। स्थिर पर, प्रचलित पर।
साथ में वृद्धि जीएसवी, ये टेबल आ गई हमारे पास। ठीक है, भरना चालू करते हैं। बोलिए, कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? 2.18 लाख करोड़। 2.18 लाख करोड़। इंडस्ट्री का इससे थोड़ा ज़्यादा 2.33, इसका थोड़ा और ज़्यादा 3.70। परसेंटेज में बताइए, परसेंटेज में कितना? 26.54। 26.54। परसेंटेज के लिए कलर अलग ले लेते हैं। 26.54%, 28.39%, 45.07%। इन तीनों प्रतिशतों को जोड़ेंगे तो आपको 100% मिल जाएगा। वृद्धि, स्थिर कीमतों पर वृद्धि 5.05%, थोड़ा ज़्यादा 5.33%, 7% और 7.38%। देखिए, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले 3 आंकड़े देख लिए हमने, एग्रीकल्चर स्थिर पे कितना और इंडस्ट्री कितना और सर्विस कितना। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगर आपसे पूछता है कि राजस्थान का सर्विस सेक्टर का जीएसवीए में योगदान पूरे सेक्टर के आधे से ज़्यादा है, जी नहीं, आधे से ज़्यादा 51% या 50% से ऊपर होता तब होता, बट ये आधे से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुल जीएसवीए कितना है? कुल जीएसवी हमने कल भी देखा था 8.22%, 8.22 लाख करोड़। हमने कहा था जीएसवीए जीडीपी से कम होता है। जीएसवीए में यानी कि हमने टैक्सेस ज़्यादा लगा रखे हैं और सब्सिडी कम दे रखी है। तो जीएसवीए टोटल कितना है? 8.22। और वृद्धि दर जीएसवीए में कितनी है? ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। वृद्धि दर है 6.29। तो यहाँ लिख लीजिए जीएसवी कितना? 8.22, वृद्धि दर 6.29%। प्रचलित पे भी देखेंगे, वो भी लिखते रहेंगे। आइए, ये प्रचलित कीमतों पर जीएसवी के बारे में बात की गई है। प्रचलित कीमतों पर जीएसवी कितना है वो देखते हैं। उस टेबल को भरते रहेंगे, उसके बारे में चिंता मत कीजिए। तो जीएसवी 15.7 लाख करोड़ है प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों पर जीएसवी कितना है? 15.7 लाख करोड़। 15.7 लाख करोड़। वृद्धि कितनी है वो सब चीज़ें देखेंगे। वैसे आपको मालूम है 12.23% वृद्धि है। अभी और आएगा तो और देखते हैं। अब इसमें देखिए 3 क्षेत्र दर्शाए हुए हैं। पहला क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये 45.92 किस क्षेत्र का है? ये है सेवा क्षेत्र का। तो देखिए जीएसवी प्रचलित पर बात करते हैं। जीएसवी प्रचलित पर कितना है? 15.7 लाख करोड़। इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस, इनका कितना योगदान है? एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है 26.92%। उद्योग क्षेत्र का है 27.16% और सेवा क्षेत्र का है 45.92%। ठीक है, अब इनके उप क्षेत्र बांट रखे हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पहले इसको हम अपनी टेबल में फीड कर लेते हैं। आइए, प्रचलित में कितना है वो भी देखेंगे। पहले प्रतिशत के मालूम है हमें 26.92%, 27.16% और 45.92%। देखिए 45, 0792, 26, 5492, 28 और यहाँ 16 है। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो प्रचलित कीमतों पर स्थिर कीमतों से कम योगदान देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आधार वर्ष 2011-12 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जितना योगदान था उतना इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान नहीं है। तो योगदान किस किस का बढ़ा है? एग्रीकल्चर सेक्टर का भी यहाँ बढ़ता हुआ प्रतीत होता है स्थिर और प्रचलित में, और सर्विस सेक्टर का तो बढ़ा हुआ है ही।
चलिए ठीक है, अब देखते हैं इनके उप क्षेत्र भी देखेंगे और एक एक क्षेत्र को पकड़ के उसके उप क्षेत्र पढ़ेंगे हम। ये वाला कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको मैं ये बता देता हूँ। ये जो हमने 7 स्तंभ पढ़े थे, इसमें क्षेत्रीय परिवर्तन वाले सेकंड स्तंभ की हम बात कर रहे हैं अभी। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन यानी प्रचलित कीमतों पर जीएसवी कितना है? टोटल जीएसवी है 15.7 और वृद्धि दर है 10.83%। ठीक है, अब देखिए कृषि क्षेत्र में का कितना है राशि? 4.23, 4.26, 7.21, 4.23, 4.23, 4.26, 7.21। उसके बाद अब आते हैं जीएसवीए में योगदान। योगदान का मतलब हुआ प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए में कितना योगदान दिया जा रहा है किस क्षेत्र के द्वारा। तो कृषि क्षेत्र कितना योगदान दे रहा है? 26.92, ये हमने लिख लिया है। उद्योग दे रहा है 27.16 और सेवा क्षेत्र दे रहा है 45.92। यानी स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों की यदि तुलना करें तो योगदान कृषि क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ 26.54 है, वहाँ कितना है स्थिर पर 26.54, 27.16 की जगह वहाँ है 28.39, यहाँ है 45.07। प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है, जबकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र का योगदान उतना नहीं है। अब बात आती है वृद्धि दर की। तो वृद्धि दर देखिए, वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किस में है? सेवा क्षेत्र में 12.29, फिर है कृषि क्षेत्र में 11.44 और फिर है उद्योग क्षेत्र में 7.88। तो इसको देखिए, अपने मास्टर टेबल 2 पे चलते हैं। वृद्धि हुई है, सबसे कम वृद्धि है इंडस्ट्रियल में। इंडस्ट्रियल में वृद्धि है 7.88, 7.88। कृषि क्षेत्र में है 11.44 और इस क्षेत्र में है 12.29। ये हमारी मास्टर टेबल 2 हुई है। इसमें आप ऐसा एक खांचा बना लीजिए, बना सकते हैं। ये डेटा का खांचा है जो डायरेक्ट है, ऐसे ही ये भी डेटा का खांचा है जो डायरेक्ट है। इसको सीधा सीधा याद रखना है, इस पूरी टेबल को सीधा सीधा याद रखना है। आपसे यहाँ से कई सवाल पूछे जाएंगे। याद रखने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप देखिए पर प्रतिशत वाली चीज़ों को याद कीजिए। कितना प्रतिशत? 26.54%। कितना प्रतिशत? जीएसवीए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस कितना प्रतिशत? 26.54। ये कितना? 26 का 26 आ जाएगा, बाद में 9 2 लग जाएगा। सर्विस सेक्टर में भी बाद में 9 2 लग जाएगा, लेकिन पहले 45 होगा, तो पहले 45 होगा तो बाद में 07 लग जाएगा। ये 28 था, अब 27 हो जाएगा। 0.39 था, ये 16 हो जाएगा। ये हो गया आपके प्रतिशत। अब आती है बात वृद्धि की। वृद्धि के लिए 5.05, 5.17 और ये कितनी थी? 7.38, 7.38। प्रचलित कीमतों पर वृद्धि की बात करें तो 11, 7 और 12.44, इसका डबल कीजिए 0.88 और ये 29, ये वृद्धि हो गई। अब आपको देखना है अगर डेटा तो 2.18, 2.33 और 3.7, और इधर आता है 4.23, 4.26 और 3.7। तो देखिए इसको याद रखिए बस 2.18 को, केवल इसको याद रखिए 2.18 को। यहाँ है 2.18, इसको याद रखिए 2.18 को। थोड़ा बढ़ाइए 2.33, इसको डबल कीजिए 4, 18 को डबल नहीं करना है 26, इसको थोड़ा बढ़ाइए 4.23। अरे 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 कहाँ जा रहा है? 4.23, थोड़ा बढ़ाइए 4.26। तीसरा आएगा 3.7 और इसको डबल कर दिया 37 दूनी 74, 74 से थोड़ा सा कम आएगा 7.21 इधर और 3.7 इधर। ठीक है, 2-3 बार लिखना पड़ेगा, लिखेंगे याद हो जाएगा अपने आप। आगे चलते हैं। ये हमने सेक्टर देखे, जीएसवीए का हमने वो भी देख लिया, प्रचलित पर कितना है और उस पर स्थिर कीमतों पर जीएसवीए कितना है। क्षेत्रवाद योगदान का हम देखते हैं तुलनात्मक विवरण।
क्षेत्रवार योगदान कितना था, अब कितना है। स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 26.54 है। ये आपको टेबल सीधा याद रखनी है, ये वही टेबल है जो मैंने बनवाई है। 26.54 है, 26 का 26 रहेगा, 5 4 की जगह 9 2 हो जाएगा। 9 2 से याद आता है आपको यहाँ भी 9 2 करना है और इसकी जगह 0.07 करना है। तीसरे में 28 लेना है, 27 कम कर देना है, 39 और 39 से 16 कर देना है। आपको तीनों टेबल याद हो जाएगी। सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। योगदान के आधार पर क्रम सेवा, उद्योग, कृषि, यही क्रम चलेगा, चाहे वो स्थिर हो या वो प्रचलित कीमतों पर हो। तो सर्विस सेक्टर, फिर इंडस्ट्रीज, फिर एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रवार वृद्धि, अब वो तो हमने देख लिया कि योगदान के आधार पर, ये है वृद्धि दर के आधार पर, तो योगदान के आधार पर हमने देख लिया। अब वृद्धि दर के आधार पर देखते हैं सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। कितनी वृद्धि हुई है बताइए, आप बताइए मुझे। कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि, 5.05, उद्योग क्षेत्र में 5.77, उसके बाद 7.38, उसको कुल जीएसवी में 6.29। देखिए 5.05 वृद्धि, थोड़ी सी और वृद्धि 5.77, थोड़ी सी और वृद्धि 7.38 और टोटल जीएसवी में वृद्धि 6.29। इधर आएंगे 11 7 12 0.44, इसका डबल करेंगे 0.88, ये कर देंगे 0.29, कम करेंगे, इससे थोड़ा कम किया था, इससे भी थोड़ा कम कर देंगे 10.83। 2-3 बार लिखना है, सब याद हो जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन है सारे। प्रचलित कीमत पर जीएसवी में उप क्षेत्रों का योगदान। अब देखते हैं हम उप क्षेत्रों के योगदान की बात। उप क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, कृषि में मैंने कहा 26.54% योगदान रखता है, प्रचलित कीमतों पर 26.92% योगदान रखता है। लेकिन कृषि में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वानिकी भी कृषि में आएगी, पशुपालन भी कृषि में आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें कृषि में आएगी। तो कौन सा सेक्टर कितना योगदान रखता है, किसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है, किसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ा है, तभी तो हम उसके लिए नीतियाँ बना पाएंगे, तभी तो हम उस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए उपाय कर पाएंगे, या फिर हम जो हमारा निवेश का राइजिंग राजस्थान का सपना है वो भी हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हम ये देख लेंगे, हम ये जान लेंगे, हम ये मान लेंगे कि कौन सा सेक्टर कमज़ोर है, हमें किस सेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए पहला कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, पशुधन, यानी पशुधन का है, पशुधन है, फसल है, वानिकी है और मत्स्य पालन। 4 क्षेत्र दे रखे हैं। पशुधन का मतलब हो गया लाइव स्टॉक, फसल का मतलब हो गया क्रॉप्स, वानिकी का मतलब हो गया हॉर्टिकल्चर और मत्स्य पालन का मतलब हो गया फिशरीज। कृषि क्षेत्र का कुल योगदान हम जानते हैं 26.92% है। ये जो 26.92% योगदान है, जिसकी वैल्यू बेस पर 4.23 लाख करोड़ रुपए वैल्यू है, उसमें पशुधन का योगदान कितना है, 12.59। फसल का योगदान कितना है, 1243, 1234 की जगह 1243, 1234 की जगह कैसे लिखेंगे फसल के योगदान को, 12, फसल कौन उगाएंगे, किसान, सीधे साधे लोग होते हैं, 1234। वानिकी का कितना है, 1.77% और मत्स्य पालन का योगदान कितना है, 0.14%। तो देखिए पहला आया लाइव स्टॉक, देखिए क्रम बताइए, सबसे सर्वाधिक कौन सा है, लाइव स्टॉक, उसके बाद कौन सा है, क्रॉप्स, उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, उसके बाद है फिशरी। 12.59, 1 2 3 4 4 3 करना है, 1.77 और 0.14। ये घटता हुआ क्रम भी है, ये अपने आप में क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न औद्योगिक क्षेत्र का देखेंगे अब योगदान। तो औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन सा है, उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, खनन यानी माइनिंग और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो किसका योगदान है, कुल योगदान औद्योगिक क्षेत्र का 27.16%। अब मुझे बताइए प्रचलित पर है या स्थिर पर है, जी हाँ प्रचलित पर है। विनिर्माण का योगदान 11.58%, फिर निर्माण का योगदान फिर 9.47, फिर खनन का 3.3 और विद्युत का 2.81। तो कैसे क्या बना इसका, मैन्युफैक्चरिंग का, फिर कंस्ट्रक्शन का, फिर माइनिंग का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का। हम जो याद रखते हैं वो याद रखते हैं MSME, आपको याद रखना है MCME। MCME ये इसका हुआ ऑर्डर,
डेटा आपको याद नहीं भी रहे तो भी कोई बात बड़ी बात नहीं है। अगर डेटा पूछा तो बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे, बट आप याद रख पाते तो बहुत बड़ी बात है। देखिए 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 3 और फिर 2, 2.8। लेकिन ये ऑर्डर याद रखना जरूरी है। पिछले में ऑर्डर क्या था? लाइव स्टॉक, क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर और फिर फिशरीज। आगे आइए, अब आते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में योगदान कितना है? सबसे पहले आएगा व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट। होटल, रेस्टोरेंट, बिजनेस और रिपेयर, तो इसका होता है कितना? 12.78% योगदान। स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं का योगदान होगा 10%, 10.61%। फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं 9.47%। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन 5%। संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन 4.77%। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन 3.26%। यही इनका घटता हुआ ऑर्डर भी है। तो ऑर्डर क्या बना? सबसे पहले बना बिजनेस होटल वाला, बिजनेस, रिपेयर, होटल वाला। तो ये होटल वाला पहले बना। सेकंड बनेगा हमारा क्या? स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल। थर्ड बनेगा वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल। चौथा बनेगा ट्रांसपोर्ट। पांचवा बनेगा कम्युनिकेशन। और छठा बनेगा पब्लिक एड यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर बनेगा घटते हुए। सब सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र होगा? ये क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान के जीएसवीए में सेवा क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। या फिर आपसे पूछेगा जीएसवीए में सेवा क्षेत्रों में, ये 4 दे देगा इनमें से कोई भी, और पूछेगा कि इनको एक क्रम में लगाइए, इनको क्रम में लगाइए, बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है हमें? होटल, फिर मेडिकल हेल्थ, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर कम्युनिकेशन और फिर पब एड। ठीक है, HMFTCP। अब इसको कैसे याद रखें? कोई नहीं, कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा। होम मिनिस्टर फिर से ट्रैफिक के CP। कुछ भी बनाइए बनाइए बनाइए, याद कीजिए याद कीजिए। होम मिनिस्टर फिर से ट्रैफिक के CP बने। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया? पहले ये होम मिनिस्ट्री में सेवाएं दे रहे थे, अब ये ट्रैफिक में सेवाएं दे रहे थे। होम मिनिस्टर फिर से ट्रैफिक के CP बने। ऑर्डर है, याद करने की तरीक। कोई और अच्छी ट्रिक हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, उस ट्रिक को अगले लेक्चर में डाल देंगे, क्या दिक्कत है। अगले पे चलते हैं। अब आता है ये, देखिए अब हमने देख लिया क्या क्या देख लिया, देखते हैं। GSVA देख लिया, तीनों सेक्टर देख लिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। और बढ़िया से लिखते हैं इसको। GSVA देख लिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, तीनों क्षेत्र देख लिए। ये करंट पे और कांस्टेंट पे देख लिया, इसकी वृद्धि देख ली, दोनों पे इसकी वैल्यू देख ली। ये तीनों चीज़ों इनके लिए भी देख ली। इनके अब उप सेक्टर देख लिए, उप क्षेत्र देख लिए, उप सेक्टर बोल रहा हूँ, देखिए सब सेक्टर देख लिए। सब सेक्टर इन तीनों इनके भी देख लिए, सब सेक्टर इसके भी देख लिए। इसके सब सेक्टर हमने क्या देखे थे? लाइव स्टॉक, क्रॉप, फिर हॉर्टिकल्चर और फिर फिशरीज। ठीक है, LC और HF, LCM और HCF लेते हैं हम। तो LCM में से तो M हटा दो और HCF में से C हटा दो, तो LCHF। इसके इंडस्ट्री के सब सेक्टर देखे थे हमने, MCME। इसके सब सेक्टर देखे हमने। सर्विस के सब सेक्टर में क्या देखा था? सर्विस के सब सेक्टर में हमने क्या देखा था? सर्विस के सब सेक्टर में हमने देखा था होम मिनिस्टर फिर से ट्रैफिक CP बने। ठीक है, तो ये सारे हमने सब सेक्टर्स देख लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं 7 स्तंभों में से 2 स्तंभ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि पहले स्तंभ में लगना था जो टाइम लगना था, अब आगे के स्तंभ जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब हम तीसरे स्तंभ की तरफ चलते हैं, जो है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण में ये हमारा तीसरा स्तंभ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आक्षेप, तो आ देख लिया, क्षेत्रवार देख लिया। अब आता है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण यानी कि स्थायी पूंजी निर्माण, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन
मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, और पॉलिसीज़ वाली क्लास में मैंने आपको एक टर्म बता रहा था बार बार, EFCI आ रहा था, एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल अवेलेबल, तो इन्वेस्टमेंट सॉरी। और ये मैं आपको इसमें भी बता रहा था, पहली क्लास में मैंने आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बताया था। मान लीजिए कि किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है, किसी मशीनरी की आवश्यकता है, किसी भवन की आवश्यकता है, किसी ज़मीन की आवश्यकता है, किसी लेबर की भी आवश्यकता है, किसी रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता है। बट लेबर और रॉ मटेरियल आएंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे, बदलते रहेंगे, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, तीसरी कंपनी में चले जाएंगे, हो सकता है अपना कोई बिजनेस ही चेंज कर दें या अपना एरिया ही बदल लें। रॉ मटेरियल हो सकता है कि आज इस कंपनी से आ रहा है, कल दूसरी कंपनी से आएगा, आया जो तो प्रोडक्ट बन के चला गया, बट कौन है जो वहीं रह गया, जिसके बारे में किसी का ध्यान नहीं गया, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, तो वो जो वहीं रह गया वही स्थायी भूमि है, स्थायी पूंजी निर्माण है। जो जमीन वहाँ रह गई, जो मशीन वहाँ रह गई, जो हथौड़ा वहाँ रह गया, जो पेच वहाँ रह गया, जो कील वहाँ रह गई, वही स्थायी पूंजी है। तो स्थायी पूंजी निर्माण हमने कितना किया है 23-24 में 4,48,000 करोड़, यानी कि कितना स्थायी पूंजी निर्माण हुआ है 4.48 लाख करोड़। ठीक है, जीएसडीपी का ये कितना परसेंट है, तो जीएसडीपी का है ये 29.45%, जो कि एक मजबूत निवेश अनुपात माना जाता है। ये 23-24 का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में ने इसमें योगदान दिया है 78.2% और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है 21.7%। इसको याद रखने के लिए आप ये तरीका देख सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है और नाइट्रोजन कितनी है। जितना नाइट्रोजन है उतना निजी क्षेत्र ने दिया है, और जितनी ऑक्सीजन है उतना सार्वजनिक क्षेत्र ने दिया है। स्थायी संपत्ति परिसंपत्ति क्या होती है, मूर्त परिसंपत्ति प्लस निष्पादित परिसंपत्ति, यानी कि मूर्त परिसंपत्ति का मतलब वो असेट जो अभी उसमें है, और दूसरे वो जिनको निष्पादित किया जा चुका है। ठीक है, दोनों का योग होगा स्थायी परिसंपत्ति में। तो 23-24 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण 4.48 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि सकल जीएसडीपी का कितना परसेंट है 29.45%। पिछली वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी है 11.65%। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है, कितना है 78.2%। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना अच्छी है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। आगे चलिए, क्षेत्रवार पहले देखिए, क्षेत्रफल सकल किस किस में है, निर्माण में, आवासीय भवन में, लोक प्रशासन में, विनिर्माण में, विपणन यानी कि मार्केटिंग में, होरेका सर्विस बोल जाता है, होटल रेस्टोरेंट एंड अदर सर्विसेज को में भी है, फिर कम्युनिकेशन, कृषि, विद्युत गैस, जलापूर्ति, खनन, रेलवे, वानिकी, मत्स्य, यानी कि सभी क्षेत्रों को मिलाकर किस किस क्षेत्र में परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं, फिक्स्ड कैपिटल बनाई गई हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में है, निर्माण में, फिर आवासीय भवन। तो ये इनका एक ऑर्डर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर, जो है आक्षेप मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता की बात करेंगे। आक्षेप मेरा विषम, आक्षेप हम देख चुके हैं। चौथे पार्ट पे आएंगे मूल्य यानी कि मूल्य स्थिरता। तो मूल्य सांख्यिकी की बात करेंगे। मूल्य सांख्यिकी में हम देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, IIP क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे की क्लास नंबर 2 में आपको इन इंडिकेटर्स के नाम मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों में होने वाले समग्र परिवर्तन मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मूल्य सूचकांक किसी वस्तु सेवा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की जानकारी देता है, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? जी बिल्कुल, ये सही स्टेटमेंट होगा। आगे देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक WPI आधार वर्ष कितना है इसका, ये अपने आप में क्वेश्चन है। आधार वर्ष क्या है WPI का? 99 2000। यह सूचकांक व्यापक रूप में मूल्यों से उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैंने आपको उस लेक्चर में ही बताया था। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि जहां पर उत्पादन हो रहा है, यानी कि अगर बल्क क्वांटिटी है तो बल्क क्वांटिटी को आधार मानकर पहले की तुलना और अब की तुलना अगर मैं मूल्यों में करूंगा तो वो निकलेगा मूल्य सूचकांक। पहले 2015 से पहले WPI को ही महंगाई नापने का मानक माना जाता था, पर 2015 के बाद उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों पर WPI की जगह माना किसको जाता है? CPI को। इसमें उपयोग की जाने वस्तुओं का स्तर WPI पर आधारित होता है।
3 वर्ग की वस्तुएं शामिल की जाती हैं, प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित उत्पाद यानी मैन्युफैक्चर्ड, और ईंधन यानी फ्यूल। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, केवल किसकी बात होती है, वस्तुओं की। आप क्लास 2 देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बास्केट ऑफ कमोडिटी का कंसेप्ट समझा है, आपको बताया है कि WPI किस तरीके से निकाला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे निकालती है WPI, और WPI का मतलब क्या है। अगर हम एक कमोडिटी को लें तो उसकी क्या हम उसके आधार पर निकाल सकते हैं। फिर उसमें मैंने बताया था कि एक कमोडिटी को नहीं, हमें बहुत सारी कमोडिटीज़ को लेना पड़ेगा, फिर उन कमोडिटीज़ को हम कितने दिनों में यूज़ करते हैं उस फ्रीक्वेंसी से गुणा करना पड़ता है, भारित औसत निकालना पड़ता है, और वहाँ से निकल के आता है हमारा WPI। तो ये क्या क्या चीज़ को व्यापक रूप में, यानी कि थोक वस्तुओं को, एक बल्क में वस्तुओं का बताता है, व्यापक रूप में एक समग्र मूल्यांकन हमें प्रदान करता है। थोक मूल्य सूचकांक तालिका। अब देखिए ये जो 3 चीजें हैं, प्राथमिक, विनिर्मित और ईंधन, कुल कितनी वस्तुएं हैं WPI निकालने के लिए 154। वृद्धि दर 154, WPI की वृद्धि दर कितनी है 1.75%। प्राथमिक में कितना 75, विनिर्मित उत्पाद में कितना 69, और ईंधन यानी कि 10। ये 10 प्राथमिक में 75 का मतलब है 75 ऐसी वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं जिन्हें डे टू डे यूज में लिया जाता है, उसको काउंट किया जाएगा। विनिर्मित उत्पाद का मतलब जो डे टू डे यूज में नहीं होते, जैसे मान लीजिए जूते हैं, कोट हैं, ब्लेजर हैं, वो डे टू डे आदमी नहीं खरीदता है, तो वो विनिर्मित उत्पाद में आएगा। ईंधन यानी कि 10, ईंधन में 10 ऐसी चीज़ें ली गई हैं जो ईंधन की कैटेगरी में आती हैं, 10 ऐसे उत्पाद लिए गए हैं, और इनका भारांश भी देखें हम तो 33.89% भारांश है प्राथमिक का, विनिर्मित का है 49%। देखिए यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना है, यहाँ आपको दे सकता है कि विनिर्मित उत्पादों का भारांश राजस्थान में WPI की कैलकुलेशन में कुल भारांश के आधे से अधिक है, तो जी नहीं, वो आधे से थोड़ा कम है। ईंधन का है 16%, 16.25%। वृद्धि दर 4.16% इसमें हुई है, 1.76% इसमें हुई है, बट क्वेश्चन पूछे जाने के चांस यहाँ ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ कमी हुई है, तो ये बन जाता है हमारा एक्स फैक्टर, जो मैं आपसे एक्स फैक्टर की हमेशा बात करता हूँ। ठीक है, ये हमारा WPI हुआ। आगे बढ़ते हैं, WPI समूहवार देखें तो WPI कितना है। अगर आपको डिटेल में लेके जाने की, सवाल पूछने की मंशा पेपर सेटर की हुई तो वो पूछेगा कि कितनी वस्तुवार भारांश बताइए, तो प्राथमिक वस्तुओं का कितना WPI है 438, विनिर्मित का 307, और सर्वाधिक किसका है ईंधन का, वो है 570, और कुल WPI कितना है 394.68। ये औसत होता है क्या, जी नहीं, ये भारित औसत होता है, भारित औसत होता है। हम वेटेड देते हैं, हम दूध का पैकेट महीने में एक बार नहीं खरीदते हैं, डेली खरीदते हैं। हम हमारा कोट डेली नहीं खरीदते हैं, साल 2 साल में कभी 3 बार, साल में 1 बार खरीदते हैं। हम मोबाइल फ़ोन डेली नहीं खरीदते हैं। वर्ष 2023 में कुल WPI 387 था, जबकि 24 में 394 हुआ, यानी कि वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई है, 1.75% की वृद्धि हुई है। 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक 2023 में 151.3 से बढ़कर 2024 में 153.9 हुआ, जो 1.72% की वृद्धि को दर्शाता है। तो देखिए WPI इंडिया का और राजस्थान का कितना है 394.68, 394.68। वृद्धि कितने की है 1.75%। इंडिया का कितना है 153.9, 153.9, और वृद्धि कितनी है 1.72%। इसका आधार वर्ष, इंडिया वाले का आधार वर्ष कितना है 2011-12, राजस्थान वाले का आधार वर्ष कितना है 1999-2000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य मुद्रास्फीति थोक मूल्य खाद्य सूचकांक का भार दे रखा है 30.163। ये डायरेक्ट डेटा है, अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए एग्जाम में तो। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में खाद्य पदार्थ की कीमत में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव हुआ है। इसके प्रमुख कारण क्या है, अनियमित मानसून। ये देखिए, ये ना मेंस का सीधा क्वेश्चन है, बाकी प्री में भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। मेंस में तो ये सीधा क्वेश्चन आ ही सकता है, लेकिन ये कि खाद्य पदार्थों में जो
अनियमित उतार चढ़ाव हुए हैं, उसके क्या कारण है? तो अनियमित मानसून, बेमौसम बारिश, अधिक तापमान, फसलों को नुकसान, सप्लाई चेन पर प्रभाव। राज्य का खाद्य मूल्य सूचकांक 2023 में 403.92 था, जो 2024 में बढ़कर 421.67 हो गया। तो खाद्य मूल्य सूचकांक कितना है? वो है 421.67। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। आगे चलते हैं, सीपीआई पे आते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक समग्र के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं के खुदरा मूल्य यानी थोक मूल्य की बात नहीं हो रही है। अब बात आ रही है कि जो उपभोक्ता उपभोग कर रहा है उसको कितने की पड़ रही है, उसको कैसी महंगाई इफेक्ट कर रही है, उसको नापने के लिए हम सीपीआई का यूज करेंगे। इसमें सेवाओं को शामिल किया जाएगा। यह सूचकांक प्रति माह जारी किया जाता है। यह सूचकांक उपभोक्ताओं के लिए क्रय शक्ति स्तर में होने वाले उतार चढ़ाव की स्थिति का विश्लेषण करता है एवं उपभोक्ता के जीवन व्यय को मापता है। यानी कि मैं एज अ उपभोक्ता 100 रुपये में कितना खरीद सकता हूँ, बाद में कितना खरीद सकता हूँ, मतलब कुछ समय बाद, तो क्रय शक्ति मेरी खरीदने की पावर में कितना चेंज आया है उस चीज को नापता है। तो क्या? क्रय शक्ति स्तर में होने वाले परिवर्तन को। सीपीआई यानी उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई का प्रयोग सरकार की मूल्य एवं वेतन नीतियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। जो पे कमीशन आते हैं, 8th पे कमीशन अभी न्यूज़ में है, 8th पे कमीशन आने वाला है, तो ये सीपीआई के बेस पर निकाला जाता है। सरकार की जो नीतियां बनाती हैं, सरकार वेतन नीतियां बनाती हैं, तो वो इन्हीं के बेस पर बनाती हैं। 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। सबसे पहला आता है सीपीआई आईडब्ल्यू यानी औद्योगिक श्रमिक यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स। फिर आता है एएल यानी एग्रीकल्चर लेबर। फिर आता है आरएल यानी रूरल लेबर। और फिर आता है सीपीआई एज अ होल यानी ग्रामीण, शहरी और समग्र। अब देखिए, इनके आधार वर्ष देखना हमें याद रखना है। औद्योगिक श्रमिक यानी सीपीआई आईडब्ल्यू का आधार वर्ष है 2016। एग्रीकल्चर लेबर का आधार वर्ष है 1986-87। रूरल का है 1986-87, दोनों हैं। और सीपीआई एज अ होल का है 2012। इसको निकालने वाला है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। इन तीनों को यानी कि जो वर्कर से रिलेटेड हैं, जिस सब में डब्ल्यू आ रहा है और एल आ रहा है यानी कि वर्कर्स और लेबर्स आ रहे हैं, उनको निकालेगा श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। और बाकी जो सीपीआई एज अ होल है उसे निकालेगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। अब इसको याद करने का तरीका ये है, सबसे पहले कृषि क्षेत्र की स्थिति हमारे देश में, राज्य में पिछड़ी हुई है। तो कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनके लिए आधार वर्ष 1986-87 पीछे का है। इंडस्ट्रीज एडवांस हैं तो 2016 है। सीपीआई एज अ होल है तो इसका एवरेज निकाल लो, मतलब बीच का एवरेज, एग्जैक्टली एवरेज नहीं है, 2012 है। जहां लेबर और वर्कर आ रहे हैं वो निकालेगा श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। और जहां ग्रामीण शहरी सीपीआई की बात होगी वो निकालेगा नेशनल स्टैटिस्टिक प्रोग्राम यानी कि एनएसपी या एनएसओ के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका याद करने का तरीका हुआ। अब सीपीआई आईडब्ल्यू क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर परिवारों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में परिवर्तन को नापता है। अब बात आती है कि इतने सीपीआईज की जरूरत क्या है? तो साथियों, जो आवश्यकता औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर की है, जरूरी नहीं है वही आवश्यकता मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हो। बट महंगाई का इम्पैक्ट और सूचकांक तो दोनों के लिए निकालना है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सूचकांक अलग निकाला जाता है। एग्रीकल्चर लेबर, जो खेत में काम कर रही है लेबर, उसकी आवश्यकताएं इंडस्ट्रियल वर्कर की आवश्यकताओं से अलग है। तो दोनों की आवश्यकताएं अलग है, तो दोनों द्वारा खरीदी जाने वाली, रूटीन में खरीदी जाने वाली वस्तुएं भी अलग अलग हैं। वस्तुएं अलग अलग हैं तो लोग दोनों पर महंगाई का प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। इसीलिए हम अलग अलग सीपीआईज निकालते हैं। नए वर्ष आधार वर्ष 2016 के साथ नया सूचकांक सितंबर 2020 से जारी किया जा रहा है। पुराने आदर्श वर्ष में केंद्र, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा थे, ये याद नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। नए आधार वर्ष में अलवर, अजमेर की जगह अलवर को शामिल किया गया है, तो अब याद रखना है ये। अब केंद्र कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। देश भर में कुल 88 औद्योगिक केंद्रों से इसका सर्वे लिया गया है। तो ये 88 औद्योगिक केंद्र बनाए हैं। औद्योगिक केंद्र जो है वहां से सर्वे लेने के बाद ये डेटा बनाया गया है। जारीकर्ता कौन है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। तो सीपीआई आईडब्ल्यू में राजस्थान के कौन कौन से लिए गए? देश भर में
पूरे 88 केंद्रों का सर्वे किया, वहाँ पे देखा कि कितनी महंगाई का क्या फ़र्क पड़ रहा है इंडस्ट्रियल लेबर के लिए, जो देश भर में 88 इंडस्ट्रियल एरिया से सर्वे किया है। राजस्थान में कौन कौन से लिए हैं? जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। अगले पे चलते हैं। CPI-IW भीलवाड़ा का कितना है? 133.3, अलवर का भी 133.3, जयपुर का है कम है 127.04। वृद्धि किस में सबसे ज़्यादा है? अलवर वाले में सबसे ज़्यादा है, फिर और जयपुर वाले में सबसे कम है। डेटा याद रखने की आवश्यकता आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं है। अखिल भारतीय स्तर में सूचकांक है 141.4। अखिल भारतीय स्तर में इंडस्ट्रियल वर्कर का सूचकांक आपसे पूछ सकता है, वो आएगा 141.4 और लगभग 3.5% की उसमें वृद्धि है, 3.67%। अब आता है कृषि श्रमिकों के लिए। आधार वर्ष 1986-87 निकाला श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ ने। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खर्चों को मापने हेतु मैंने बताया दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है, दोनों के द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुएं अलग अलग है। कृषि हेतु वेतन की गणना इसी आधार पर की जाती है। सर्वाधिक वृद्धि, देखिए सर्वाधिक वृद्धि वाला समूह कौन सा है? खाद्य एवं पेय पदार्थ वाले समूह में भीलवाड़ा है, आवास समूह में जयपुर है और वस्त्र और जूतों में अलवर है। तो जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा लिया गया है। कृषि में एग्रीकल्चर लेबर में कौन कौन सा आएंगे? अलवर में इंडस्ट्रीज ज़्यादा है तो आप वस्त्र और जूते याद रखिए, जयपुर में बिल्डिंग्स ज़्यादा है तो आप आवास याद रखिए, और भीलवाड़ा में खाने पीने की चीज़ें हैं, मतलब याद रखने के तरीके से। वैसे तो पूरा राजस्थानी खाने पीने की डाइवर्सिटी इससे भरा हुआ है। खाद्य एवं पेय पदार्थ के लिए भीलवाड़ा में। 23-24 में खाद्य समूह एवं सामान्य सूचकांक क्या क्या थे? तो खाद्य समूह के सूचकांक थे राजस्थान में 1402 और सामान्य थे 1383। ये देखिए इतना डीप में चल जाने की आवश्यकता नहीं है, बट चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है तो क्वेश्चन वो उठा के पूछ लेगा तो हमें पता होना चाहिए। भारत में खाद्य समूह के सूचकांक कितने लिए गए हैं? 1251। जैसे WPI में कितने लिए हुए थे? 154। यहाँ 1383 है, यहाँ 1308 है, यानी कि राजस्थान में खाद्य सूचकांक ज़्यादा है भारत से दोनों केसेस में। सामान्य उपभोक्ता सूचकांक जो CPI कॉमन CPI है, जैसे CPI एज अ होल मैंने कहा था, जिसका 2012 आदर्श वर्ष था, जिसे NSO निकाल रहा था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कब से जारी किया जा रहा है? 2015 से। कब जारी किया जाता है? हर माह जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य उद्योग मूल्य सूचकांक समग्र आप याद रखिए, ग्रामीण शहरी राजस्थान का याद रख लीजिए 188.2, 187.96। समग्र याद रखना आवश्यक है, 188.75 समग्र सूचकांक है और भारत का 190.88 है। राजस्थान का सूचकांक थोड़ा सा भारत से कम है। अब हम तीसरा स्तंभ भी कंप्लीट कर चुके हैं, आक्षेप म 4 स्तंभ कंप्लीट कर चुके हैं और अगला स्तंभ हमारा आता है वो है राजस्व घाटा। राजकोषीय प्रबंध अगला स्तंभ था हमारा। आक्षेप मेरा मूल्य स्थिरीकरण, फिर आता राजस्व प्रबंधन। तो इस वाले स्तंभ पर हम आ चुके हैं। राजस्व घाटा क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। कोई भी सरकार, किसी भी सरकार को अपना जिला, राज्य, देश चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन सरकार, भारत की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, भारत की सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर कार्य करती है। हमारी सरकार बिजनेस ओरिएंटेड सरकार नहीं है। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम सेवाएं प्रदान करना है, लोक कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। परंतु सरकार को उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए मशीनरी की आवश्यकता है, लोगों की भी आवश्यकता है, लोगों को रिक्रूट करने की भी आवश्यकता है, सरकार को पैसों की भी आवश्यकता है। तो सरकार पैसों को लेने के लिए, पैसे सरकार के पास कैसे आएंगे और उन सब वो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को सरकार कैसे वितरित करेगी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कैसे स्थापित करेगी, सब्सिडीज कैसे देगी, ताकि अंत्योदय का कंसेप्ट निकल कर आए, अंत्योदय की भावना परिपूर्ण हो सके, अंत में पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी सुविधाओं का लाभ ले सके, जिसकी जेब में कुछ पैसे भी नहीं है वो भी भूखा ना रहे, कोई पीछे ना रहे, कोई भूखा ना सोए। लगातार ऐसी टैगलाइन सब सुनते हैं, बट वो आएगा कहाँ से? उसके लिए सरकार बजट जारी करती है। बजट में ये बताया जाता है कि सरकार के पास अगले वर्ष में इतना पैसा आएगा और इतना पैसा हम खर्च करेंगे। ये जो पैसा आएगा और खर्च करेंगे, इसी के अंतर को हम घाटा या फिर सरप्लस बोलते हैं।
घाटा यानी डेफिसिट और सरप्लस यानी कि अधिकता। सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के मध्य का अंतर होता है। तो राजस्व रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में आपको ये राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रारंभिक घाटा, सारे घाटे एक साथ करा देंगे। अभी हमें डेटा याद रखना है। राजस्व प्राप्ति, राजस्व कितना मिला है, कितना रेवेन्यू सरकार के पास आया है, माइनस सरकार ने कितना खर्च किया है, राजस्व व्यय। जनरली देखा जाता है कि सरकार का व्यय ज़्यादा है और सरकार के पास आय कम है, क्योंकि 4-5% केवल टैक्स पेयर्स हैं, इनकम टैक्स पेयर्स। जीएसटी से सरकार की आय होती है और भी छोटे मोटे टैक्सेस से और सेस से आय होती है, लेकिन जो व्यय है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर व्यय ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि घाटे में सरकार होगी। संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 में अनुमानित 30,072 करोड़ के स्थान पर राजस्व घाटा 38,955 करोड़ रहा। कितना रहा राजस्व घाटा? कितना रहा? 38,000 करोड़। सूत्र क्या है? ये कुल राजस्व है माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। तो हमें याद रखना है कितना रहा, लगभग 39,000 करोड़ रहा है। ये 38,955 करोड़, लगभग 39,000 करोड़। राजस्व प्राप्तियां को घटता क्रम, क्या हमें डेटा याद रखना है कि किससे कितनी प्राप्ति हुई है? जी नहीं, हमें क्रम याद रखना है। राजस्व प्राप्तियां जो हुई है गवर्नमेंट को, प्राप्तियां वो कहां से हुई हैं? स्वयं कर का राजस्व जो गवर्नमेंट ने खुद टैक्स लगाए हैं उससे कितना आया है, तो सेल्फ टैक्स। मैं लिख देता हूं इसको समझने के लिए। फिर केंद्रीय करों में हिस्सा, पंचायती राज चैप्टर 3 वाला पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्यों को करों में हिस्सा देती है। तो मैं इसको लिखता हूं सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स का शेयर, वो जो हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा। फिर है केंद्रीय सहायता यानी सेंट्रल की एड, और है कर रहित राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स ऐसा रेवेन्यू जो टैक्स से नहीं आया है। हो सकता है लोन लिया हो सकता है लोन लिया हो सकता है किसी को लोन दिया हो उसका ब्याज आ रहा हो, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों में 4.25% की वृद्धि की गई है। प्राप्तियों में वृद्धि कितनी की है? 4.25% की। कितने की वृद्धि है? 4.25% की वृद्धि है। कुल राजस्व प्राप्तियां 2023-24 में जीएसडीपी की कितना प्रतिशत है? 13.36%। स्वयं कर राजस्व में कितनी वृद्धि है? 7.72। और योगदान वृद्धि कितनी थी? 7.72 और योगदान 6.18%। देखिए घाटा, राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां कहां से हुई है? ऑर्डर देखिए, और सबसे पहले तो ऑर्डर देखिए। ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी बनेगा। सेल्फ टैक्स खुद के कर से, सेंट्रल टैक्स शेयर, सेंट्रल एड और नॉन टैक्स रेवेन्यू। एड को मैं ए ही लिख देता हूं, ठीक है, सेंट्रल नहीं लिखता। और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो क्या आया? ट्रिक क्या बनी? स्कैन। स्कैन का मतलब सेल्फ टैक्स खुद का शेयर, सेंट्रल टैक्स में शेयर, ए एड यानी सहायता, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो क्या बना? ट्रिक क्या बनी आपकी याद रखने की? स्कैन। कितना वृद्धि हुई है इसमें? प्राप्तियों में कितनी वृद्धि हुई है? 4.25% की वृद्धि हुई है। कुल राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी का कितना है? 13%। तो यानी मेरा जो जीएसडीपी है उसका 13% हमको प्राप्तियां यहां से मिल रही हैं। आगे चलते हैं। व्यय। अब राजस्थान के राज्य के कुल व्यय का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान कितना था? जो 22 में कितना हो गया उससे हमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। वर्ष 2023-24 में योजनाओं पर व्यय 1,56,000 करोड़ रहा, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.7% अधिक है। तो योजनाओं पर व्यय कितना हुआ है? लगभग 1.5 लाख करोड़, ऐसे याद रखिए। और लगभग 10.25% की वृद्धि हुई है इसमें। सामान्य एवं पूंजीगत व्यय स्तर संपूर्ण भुगतान एवं उधार को छोड़कर सामान्य एवं पूंजीगत व्यय और व्यय स्तर कितना प्रतिशत है? 36.15%। सेवा तथा वस्तु की खरीद पर व्यय 3.4% और विकासात्मक व्यय 1.9 लाख करोड़, जो कि कुल व्यय का 70% है। सर्वाधिक कौन सा है? देखिए यहाँ से देखिए विकासात्मक व्यय का विवरण आ गया ना, यहाँ देखिए व्यय।
तो व्यय में कौन कौन से आया? सबसे पहले विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय कितना रहा, यानी डेवलपमेंट, 70%। फिर उसके बाद कौन सा व्यय आया? सामान्य एवं पूंजीगत व्यय। ये सब हम इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि पूंजीगत व्यय कौन सा है, सामान्य व्यय कौन सा है। ये आया लगभग 36%, ये 36.5%। फिर आया कुछ अमाउंट में योजनाओं पर व्यय। योजनाओं पर व्यय आया है 1.5 लाख करोड़, इसमें वृद्धि हुई है 10.25% के लगभग। और चौथा है वस्तु और सेवा की खरीद पर, गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद पर व्यय हुआ है 3.41%, जो सरकार ने खरीदे हैं। ठीक है, अब विकासात्मक इसमें सबसे ज़्यादा हुआ है, तो विकासात्मक का देखते हैं। विकासात्मक में किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा मिला है? सामाजिक सेवा यानी सोशल सर्विस, आर्थिक सेवा यानी इकोनॉमिक सर्विस, और कुल विकासात्मक व्यय। तो दो में देखें, सामाजिक सेवाओं में व्यय हुआ है, सामाजिक सेवा यानी सोशल सर्विस में ज़्यादा व्यय हुआ है, और फिर उसके बाद हुआ है इकोनॉमिक सर्विस में व्यय। ठीक है, और कुल विकासात्मक व्यय कितना है? 1.9 लाख करोड़ है, ये हम जानते ही हैं। तो इसमें कौन कौन सी है? सोशल और इकोनॉमिक। सोशल में कितना है ये याद नहीं रखे, याद रख भी चाहे तो 110 करोड़, 111 करोड़ इसमें, और 79 इसमें। तो सोशल का ज़्यादा है और इकोनॉमिक का कम है। विकासात्मक व्यय का प्रतिशत लगभग 71% है। 23-24 में सामाजिक सेवाओं पर 26,000 करोड़ रुपए व्यय हुआ, जो कि 2000। ठीक है, सामाजिक सेवाओं पर कितना खर्च हुआ है 2023-24 में? 26,646 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। आइए राज्य व्यय का सेवावार वो देखते हैं। सेवावार व्यय कितना हुआ है? राज्य व्यय का सेवावार तुलनात्मक विवरण। राज्य व्यय इतना हुआ है करोड़ में, सामाजिक सेवाओं का कितना हुआ है, और कुल राज्य व्यय से प्रतिशत कितना है। यानी कि सेवा क्षेत्र, कोई सा भी सेवा क्षेत्र होगा, सेवा क्षेत्र में मान लेता हूँ X है, ये कुल राज्य व्यय का कितना प्रतिशत है, तो वो हमें देखना है। तो सामाजिक सेवा यानी सोशल सर्विसेज, सामान्य सेवा यानी जनरल सर्विसेज, और आर्थिक सेवा यानी इकोनॉमिक सर्विसेज, और कुल देखना है। वो विकासात्मक का था। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है कि राज्य का कुल जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चे में अगर मैं सेवाओं की बात करूं तो सेवावार व्यय किसका ज़्यादा है? तो सबसे पहले तो सोशल सर्विस का है 42%, उसके बाद है जनरल सर्विस का 32%, और आर्थिक सेवाओं का 25%। तो क्या ट्रिक बनेगी आपकी? SGE। सामाजिक सेवाएं, जनरल सर्विसेज यानी सामान्य सेवाएं, और आर्थिक सेवा यानी इकोनॉमिक सर्विसेज। तो क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। अब आती है राजकोषीय देनदारियां। राजकोषीय देनदारियों में, राजकोषीय देनदारियां कहाँ गया? राजकोषीय देनदारियां, इसको यहाँ से देखेंगे हम, फिस्कल कंसोलिडेशन। ये हमारा राजकोषीय वाला पार्ट चल रहा है। आक्षेप मेरा विषम, तो वो वाला पार्ट चल रहा है। 2022-23 के अंत में कुल देनदारियां कितनी थी उसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारी राजकोषीय देनदारियां हैं 5.7 लाख करोड़, यानी कि इतना हमें पे करना है, इतने हम कर्जे में, इतना हम उधार में, तो ये देना है हमें वापस। तो कितना है वो? 5.71 लाख करोड़। 2022 को इसकी तुलना में ये इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 13% की वृद्धि हुई है। इतना ज़्यादा डेटा याद रखना नहीं है, बट ठीक है। राजकोषीय देनदारियां अतिरिक्त ऋण GNDP अनुपात। देखिए, GNDP अनुपात एवं पूंजी खाते को खर्च को शामिल करते हुए वित्तीय भार कितना रहा है? 5.43 लाख करोड़, जो कि GSDP का कितना प्रतिशत है? 35%। ठीक है, आगे बढ़िए। यह मैं आपको जो इंडियन इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट वाली मैं समझा दूंगा एक बार कि घाटे किस तरीके से हैं, तो उसमें ये वाला डेटा भी ले लेंगे ताकि आपका ये रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है राजकोषीय समेकन, अर्थात राजस्व की बात अलग है, वो था राजस्व और राजकोषीय में अंतर है। राजस्व और राजकोषीय घाटे में भी अंतर है, राजस्व और राजकोषीय प्राप्तियों में भी अंतर है, और राजस्व और राजकोषीय समेकन में भी अंतर है। राजस्व जहां पर केवल पूंजी और मूल्य की बात करता है,
वहीं राजकोषीय एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत राजस्व एक कॉन्सेप्ट है, यानी राजस्व में केवल मॉनेटरी टर्म्स में बात होगी, मौद्रिक रूप में बात होगी, जबकि राजकोषीय में सेवाओं और व्यवहार के ऊपर भी बात होती है। तो वो देखते हैं 2023-24 में राजकोषीय समेकन वर्ष 2023-24 में राजकोषीय देनदारियां राजस्व प्राप्तियों का 281% रही, यानी राजस्व प्राप्तियां जितनी थी उसका 2.81 गुना क्या रही, राजकोषीय देनदारियां, यानी इसको मैं लिखूंगा, उल्टा लिख दिया है, देनदारियां ज़्यादा थी तो राजकोषीय देनदारियां बराबर 2.81 गुना राजस्व प्राप्तियां। वर्ष 2023-24 के अंत में राजकोषीय देनदारियां का स्वयं के राजस्व से 5.7 गुना रही हैं। ठीक है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। 23-24 में राजकोषीय देनदारियां राज्य सकल घरेलू उत्पाद का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकोषीय देनदारियां जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, यानी फिस्कल लायबिलिटीज, देनदारियों को बोलेंगे लायबिलिटीज, वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, 37.57%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको वापस एक बार देख लेते हैं। कुल देनदारियां कितनी है, 5.71 लाख करोड़, और जीएसडीपी में प्रतिशत कितना है, 37.57%। ये हमें सीधा सीधा याद रखना है क्वेश्चन। आगे बढ़िए, राजकोषीय देनदारियों के घटक क्या क्या हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन है। हम ये सब चीज़ों के घटक देखना जरूरी है। हमने सेवा क्षेत्र देखा, हमने जीडीपी देखा, तो पहले जीडीपी के घटक देखे 3, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, फिर एग्रीकल्चर देखा तो उसके सब घटक देखे, इंडस्ट्री के देखा तो उसके देखे, अब देनदारियां देख रहे हैं तो देनदारियों के घटक, इंटरनल आंतरिक ऋण यानी इंटरनल लोन, देनदारियां यानी जो हमें देना है, तो उसमें कौन सा ज़्यादा अमाउंट है, कितनी है टोटल देनदारियां, 5.7 लाख करोड़, जिसमें से 4 लाख करोड़ का तो केवल लोन है इंटरनल, 3.99 लाख करोड़ का केवल लोन है इंटरनल लोन जो हमने लिया हुआ है अन्य राज्यों से, स्टेट से। अन्य स्रोत से ऋण है 46,000 करोड़, 46,000 करोड़। राज्य चालू एवं अवशेष देय है 70,000 करोड़, और आश्रित निधि एवं जमा है 54,000 करोड़। तो इनका ऑर्डर देखिए, सबसे पहला आया आंतरिक ऋण, आंतरिक ऋण सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर आता है राज्य चालू एवं अवशेष देय, फिर उसके बाद आता है आश्रित निधि व जमा, ये ऑर्डर हमें याद रखना है। फिर आता है अन्य स्रोत ऋण, ये ऑर्डर हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन है अपने आप में। और टोटल कितना है, 5.7 लाख करोड़, जिसमें से 4 लाख करोड़ का केवल आंतरिक ऋण है। देखिए, ये तो सामाजिक और उस पर आ गया कि सेक्टर वाइज हमें कितना कितना स्वीकृत है परिवहन, इस सामुदायिक, इसमें देख लीजिए कि किसका ज़्यादा है, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर ज़्यादा है, ऊर्जा पर उतना कम है, ग्रामीण विकास पे और कम है, परिवहन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, कृषि पर उतना थोड़ा सा कम ही है, सिंचाई, बाड़ी, अलग अलग सेक्टर्स दे रखे हैं। स्वीकृत बजट परिव्यय, बजट में स्वीकृत परिव्यय कितना है कि हमें इतना खर्च करना है। जो बजट का लेखा जोखा, बजट होता है साल भर का लेखा जोखा, हम लोग रहते हैं, घर में रहते हैं, रूम पे रहते हैं, तो भी हम अपना एक बजट बनाते हैं, उसी तरीके से ये बजट है। स्वीकृत बजट परिव्यय है 2.09 लाख करोड़। सबसे अधिक बजट सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया गया है, वो हमने यहाँ पर देखा। ये बजट सबसे अधिक कहाँ खर्च किया गया है, ये बजट बेस पर है। तो बजट सबसे अधिक कहाँ खर्च किया जाएगा, सामाजिक सेवाओं पर। कितना, 1,14,800 करोड़। ठीक है, आय व्यय की समीक्षा। अब ये बजट की बात होती है तो बजट आता है अगले वित्तीय वर्ष के लिए, और ये आता है पिछले वित्तीय वर्ष के लिए। इकोनॉमिक सर्वे आता है पिछले वित्तीय वर्ष के लिए। तो योजना अवधि में दिए हुए हैं, ये हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल 24-25 पे आई है। अनुमोदित उद्यम और वास्तविक व्यय, अनुमोदित था 2.09 लाख करोड़ और वास्तविक व्यय हुआ है 1.31। ठीक है साथियों, ये हमारा जो 7 स्तंभ थे, आक्षेप, मेरा, विषम। तो वित्तीय सेवाओं वाला अब हम सेक्टर आगे चालू करेंगे, और ये सेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हम इस चैप्टर में 7 में से 5 स्तंभों को देख चुके हैं, 2 छोटे छोटे से स्तंभ बाकी है, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।